हेलो इन्वेस्टर। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स का Q2 FY26। उसकी कौन कॉल को पूरा अच्छे से एनालाइज करेंगे, इसकी अर्निंग कॉल क्या है, उसकी कौन कॉल में क्या क्या कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है और आगे क्या गाइडलाइंस है, इसको हम पूरा इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि हमने इसके अंदर पूरा अच्छे से पूरा डिकोड किया है कि कंपनी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आने वाले कुछ टाइम के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कल्याण ज्वेलर, जो कि एक साउथ से स्टार्ट हुई एक कंपनी थी ज्वेलरी सेगमेंट की, और अभी ये ऑलमोस्ट पैन इंडिया प्लेयर ये बन चुके हैं। और कई अलग अलग जगह भी ये मतलब इंटरनेशनली अभी ये एक्सपेंड भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम फाइनेंशियल स्नैपशॉट की बात करें, इसके फाइनेंशियल्स की बात करें, तो अगर हम क्वार्टर लेवल पे बात करें तो क्वार्टरली इनका कंसोलिडेट रेवेन्यू लगभग रहा है 7,856 करोड़, और इसके अंदर लगभग 30% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप है। दूसरा, अगर हम इसकी कंसोलिडेट इबिट्टा की बात करें तो वो 497 करोड़ है अभी, जो कि पहले के अंदर वो 319 करोड़ था। वहीं अगर कंसोलिडेट पेट की बात करें वो 261 करोड़ है, और जो कि पहले 130 करोड़ था, यानी कि लगभग 100% से ऊपर की इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसको जंप मिली है। यानी कि अगर किसी कंपनी का, जैसे हमने पहले भी बात करी, किसी कंपनी का अगर टॉप लाइन यानी कि उसका रेवेन्यू अगर एक्स टाइम से बढ़ रहा है और एक्स परसेंटेज से बढ़ रहा है, और अगर उसका जो पेट है यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो उसके एक्स प्लस सम टाइम्स, मतलब यूं बोलूं कि जितनी स्पीड से उसका टॉप लाइन बढ़ रहा है और उसकी बॉटम लाइन उससे ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही है, इसका मतलब है कि कंपनी को कहीं ना कहीं से उसके ऑपरेटिंग बिजनेस मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट मिल रहा है, यानी लेवरेज उसको अच्छी खासी मिल रही है, जो सीधा उसके पेट के अंदर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से उसका ईपीएस में ग्रोथ होगी और ओवरऑल स्टॉक है वो सस्ता हो सकता है, और दूसरा प्राइस में इंक्रीमेंट हो सकता है। दूसरे, अगर हम बात करें इसके बिजनेस बैकग्राउंड, तो इंडिया और जो इंटरनेशनली इंटरनेशनली अभी करंटली मिडिल ईस्ट के अंदर है, तो उसके बैकग्राउंड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो वहाँ पर इंडिया के बिजनेस में कंसोलिडेट रेवेन्यू है लगभग 6,843 करोड़, जो कि पिछले जो क्वार्टर में था, लास्ट क्वार्टर यानी कि Q1 के अंदर वो था 5,221 करोड़। अगर हम इबिट्टा की बात करें तो कंसोलिडेट इबिट्टा है 432 करोड़, जो पहले था लगभग 257 करोड़। और अगर कंसोलिडेट पेट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो वो 262 करोड़ है और पहले 120 करोड़ था। अगर हम यहाँ पर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लगभग 118% की यहाँ पे ग्रोथ है। वहीं अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो वहाँ पे कंसोलिडेट रेवेन्यू 866 करोड़ है, जो कि पिछले क्वार्टर के अंदर 800 करोड़ था। अगर इबिट्टा की बात करें कंसोलिडेट लेवल पर तो 61 करोड़ का इबिट्टा है, जो कि फिर पहले पिछले क्वार्टर के अंदर 59 करोड़ था। और पेट की बात करें तो इस बार 15 करोड़ का प्रॉफिट है, और जो पिछले क्वार्टर के अंदर 14 करोड़ का था। और इनका एक कैटेगरी है कैटरे, तो कैटरे के अंदर इनका जो रेवेन्यू है वो लगभग 93 करोड़ का रहा है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर में 41 करोड़ था। और अगर बात करें हम आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या लॉस आफ्टर टैक्स, तो वो लगभग 9 करोड़ का इस क्वार्टर के अंदर, और पिछले क्वार्टर के अंदर 4 करोड़ का इनका लॉस था। लॉस बढ़ा है, बट उसका रीज़न है कि इन्होंने और भी स्टोर एक्सपेंशन किया है, तो अपफ्रंट लेवल पे कॉस्ट ज़्यादा आती है, और उस वजह से वो सारा का सारा हमें लॉस में दिख रहा है इस वजह से। अगर हम यहाँ पर हाफ ईयरली की बात करें तो कंसोलिडेट लेवल पर रेवेन्यू इनका लगभग रहा है 15,125 करोड़, और जिसके अंदर फिर 31% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। हाफ ईयरली FY26 और हाफ ईयरली FY25 का में कंपैरिजन है। और अगर कंसोलिडेट पेट की बात करें तो लगभग है 525 करोड़, और अगर इसके अंदर देखा जाए तो लगभग 70% की ग्रोथ है प्रीवियस हाफ ईयरली के कंपेयर में। अब आगे हम इसमें और अगर बात करें तो लगभग कंपनी ने 32 स्टोर को ओपन किया है, जिसमें से 15 है कल्याण इंडिया के स्टोर हैं, 15 कैटरे के स्टोर हैं, और जो 2 स्टोर है वो मिडिल ईस्ट के अंदर कंपनी ने ओपन करे हैं। अगर SSSG यानी कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लगभग कंपनी 30% से कंटिन्यू बेसिस पे ग्रो कर रही है। और जो कंपनी ने अपना जो रीपेमेंट ऑफ डेप्थ इंडिया के अंदर था उसको पोस्ट कर दिया है, और कंपनी अब क्या है, मतलब कंपनी को क्या है, अप्रूवल मिल गया है, लीज अप्रूवल फ्रॉम द बैंक साइड। तो जो भी इन्होंने कोलेटर वगैरह इनके थे उसको मतलब बैंक का उसको रिलीज करने की कोशिश कर रही है, मतलब इनको ये मंजूरी मिल गई है।
दूसरा अगर हम बात करें तो लगभग 130 करोड़ का इनका जो रिड्यूस हुआ है डेब्ट, जो कि नॉन जीएमएल यानी कि गोल्ड मेटल लिंक्ड जो नॉन जीएमएल था लोन, वो लगभग अब 30 सितंबर 2025 तक इनका 550 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। और ये बिल्कुल सही पाथवे पे है। इनका एनुअली डेब्ट रिडक्शन टारगेट लगभग 300 करोड़ का है, तो ये 300 करोड़ के आसपास मतलब पूरे इसको डेब्ट को रिकवर कर लेंगे, मतलब खत्म कर देंगे। अगर हम बात करें दिवाली माइनस 30 डेज की, तो ये इनका एसएसएसजी वहाँ पर भी 30% से ऊपर का रहा है, यानी कि दिवाली को हटा के बाकी 30 डेज को अगर लाइक वाइज लाइक प्रीवियसली और इस बार को कंपेयर करें तो वहाँ पर 30% की इनको ग्रोथ है। तो ये ऑल अबाउट था फाइनेंशियल स्नैपशॉट इस कंपनी के बारे में। अब हम इसकी कॉन कॉल को एनालाइज करते हैं। तो कॉन कॉल के अंदर किसी ने पूछा कि दिवाली के बाद में आपको कोई ड्रॉप मिला अपनी जो सेल्स है उसके अंदर, तो इन्होंने कहा कि हमारे जो प्री दिवाली जो हमारी सेल्स या वॉल्यूम्स थे वो पोस्ट दिवाली भी हमारे पास में ऑलमोस्ट सेम है, कोई इशू नहीं है, हमें आराम से अच्छा खासा टेलविंड मिल रहा है। दूसरा जो इन्होंने कहा कि इनका हर वीकेंड है उस पर इनको स्ट्रॉन्ग सेल्स इनको कंटिन्यू बेसिस पर मिल रही है, तो यहाँ पर ये कंपनी के लिए अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कंपनी से पूछा गया कि आपको स्टोर को लेके आपकी क्या गाइडेंस है। तो कंपनी ने कहा कि हम पूरे इंटायर ईयर के अंदर 84 स्टोर्स को ओपन करेंगे, और साथ ही इसमें से 6 होंगे हमारे स्टोर जो इंटरनेशनली होंगे, जिसमें से 3 स्टोर अभी ओपन हो चुके हैं। 2 इन्होंने मिडिल ईस्ट के अंदर ओपन करे हैं और एक यूके के अंदर ओपन करा है। अब 3 स्टोर और बाकी है इंटरनेशनली। और 80 के समथिंग इन्होंने जो इनका ब्रांड है कैंड्रे, उसके अंदर ये 80 स्टोर टोटल इंटायर ईयर के अंदर ये खोलेंगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्जिन के हिसाब से क्या रहा, तो ग्रोस मार्जिन जो है Q3 के अंदर वो हमेशा बेटर होता है Q2 के कंपेयर में। और दूसरा कि ये रीपेमेंट ऑफ डेब्ट्स बहुत सारा कर चुके हैं, इस वजह से H2 इनका जो बेटर होगा या ज़्यादा होगा H1 के कंपेयर में, क्योंकि H1 के अंदर इन्होंने कई सारे रीपेमेंट्स वगैरह करे, अब इन्होंने पोज लगा दिया है, वो पोज कर दिया है उस रीपेमेंट को, तो इनका जो H2 है वो बेटर होगा H1 के कंपेयर में। अगर इनके कैंड्रे के बेसिस पे बात करें तो अबाउट कैंड्रे इनका क्या स्टेटमेंट है मैनेजमेंट का, तो स्टोर लेवल पे इबिट्टा में ये लगभग ये पॉजिटिव है और डबल डिजिट की इबिट्टा पॉजिटिव इनके पास ग्रोथ है। और अगर कॉर्पोरेट लेवल पे अगर हम बात करें इबिट्टा, वो न्यूट्रल कंपनी लेवल पर अगर बात करें तो इबिट्टा अभी न्यूट्रल है कैंड्रे के केसेस में। और इनका टारगेट है कि इस साल के अंदर ये 500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करेंगे कैंड्रे जो इनका ब्रांड है उसके अंडर में। और कंपनी के मैनेजमेंट से अगर डेप्ट पेमेंट के रिगार्डिंग पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हमने लगभग 350 करोड़ के जो पेमेंट है उसको रिड्यूस किया है, जो कि है नॉन जीएमएल पार्ट का H1 के अंदर, और 400 करोड़ नॉन जीएमएल हम 31 मार्च मतलब इस फाइनेंशियल ईयर तक हम क्लियर कर देंगे, और नेक्स्ट ईयर से हम कम्प्लीटली डेप्ट फ्री कंपनी बन जाएंगे। और दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैनेजमेंट से पूछा गया इनके पायलट प्लान्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पर इनके अभी करंटली 2 पायलट प्लान्स थे। प्लान 1 के अंदर था कि लोकल ज्वेलरी ब्रांड को डेवलप करना, और प्लान नंबर 2 के अंदर था कि जो इनके जो कल्याण है उसकी सोर्सिंग है उसको सोर्सिंग को चेंज करने का, मतलब जो कल्याण का ये जहाँ से भी इनके वेंडर वगैरह है वहाँ से उसको चेंज करने का इनका प्लान था। अब इन 2 प्लान्स के बारे में हम आगे वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर हम इसके पीछे अगर जाने कि इन्होंने इनके जो रीजनल ब्रांड है उनको लॉन्च करने के बारे में इन्होंने कंपनी ने क्या कहा अपनी कॉन कॉल के अंदर, तो इन्होंने इनका टारगेट है कि अगले 12 महीने के अंदर ये 5 शोरूम्स ओपन करेंगे, और जिसके अंदर लगभग 300 से लगभग 350 करोड़ के समथिंग की इसमें इन्वेस्टमेंट होगी। और इनके पास में इन स्टोर्स को खोलने के लिए लगातार फ्रेंचाइजी की तरफ से रिक्वेस्ट भी आ रही है, बट कंपनी चाह रही है कि फर्स्ट कपल ऑफ स्टोर्स कंपनी खुद अपने कोको मॉडल के अंदर खोले। कोको मॉडल का मतलब होता है जहाँ पे कंपनी स्टोर को ओपन करती है और कंपनी उसको ऑपरेट करती है, यानी कि लैंड भी कंपनी की है, मतलब रियल एस्टेट भी कंपनी का है, और उसको चलाने में जितना मैन पावर या जितना भी जो भी चीज़ खर्चा हो रहा है वो भी कंपनी खुद उसको ऑपरेशनल कर रही है, तो वहाँ उसको बोला जाता है कोको मॉडल। और अगर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था, कंपनी से पूछा गया है स्ट्रग प्लान गोल्ड ज्वेलरी और कॉइन्स से और कस्टमर टाइप के रिगार्डिंग, तो स्टग रेशो का मतलब होता है कि कोई भी ज्वेलरी अगर बन रही है उसमें कितनी मात्रा
गोल्ड है या फिर सिल्वर है उसके अलावा है, यानी कि वो हो सकता है वो डायमंड हो या हो सकता है किसी भी तरह के कोई और मेटल हो सकता है। तो नॉन गोल्ड आइटम उसको बोला जाता है स्टग रेशो। तो कंपनी का स्टग रेशो अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आई थिंक 20-25% के समथिंग है अभी। और जो जो इनके पास में नए बायर आ रहे हैं वो भी उनकी एज है लगभग मिड 30s के अंदर के बायर्स है जो इनके पास लगातार आ रहे हैं। अगर हम बिल काउंट की ग्रोथ की बात करें तो टिकट लेवल पे अभी सब कुछ सेम है, जितना टिकट सेलिंग यानी कि एवरेज टिकट साइज जो कंपनी पहले सेल कर रही थी उतना ही टिकट साइज आज भी कंपनी सेल कर रही है। और अगर न्यू बायर है तो उनका जो शेयर है लगभग 30% से ज़्यादा, यानी कि 30% से ज़्यादा जो कस्टमर है वो नए भी आए हैं इनके पास में। जब कंपनी के मैनेजमेंट से पूछा गया कि गोल्ड के प्राइस इंक्रीमेंट होने से क्या कंपनी जो कस्टमर के टिकट साइज पर चेंजेस हुआ या उन्होंने अपना बजट बढ़ाया घटाया, तो इस पर मैनेजमेंट ने कहा कि गोल्ड के प्राइस इंक्रीज होने से उनके कस्टमर के जो टिकट साइज है एवरेज टिकट साइज में कोई चेंजेस नहीं है। जो पहले था वो अब भी सेम के सेम है। और कम हर एक कस्टमर के पास में उनका खुद का एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बजट है। तो और लगभग कस्टमर 15 से 20% के आसपास अपना बजट बढ़ाने को ओके भी है। और अगर हम बात करें यहाँ पर कि कस्टमर ने अपना बजट साइज नहीं बढ़ाया बट उसका नंबर ऑफ परचेसेस बढ़ गया है। बेसिकली क्या है कि इंडिया के अंदर जो ज्वेलरी है या गोल्ड है वो एक ट्रेडिशन या रिलीजन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो जब जब कस्टमर का मतलब अगर टिकट साइज अगर नहीं बढ़ रहा तो कस्टमर फ्रिक्वेंटली मतलब गोल्ड ऐसी चीज़ है जहाँ पर कस्टमर अगर आज नहीं परचेज कर रहा तो वो परचेज पोस्टपोन कर सकता है बट वो परचेज ज़रूर करता है। तो यहाँ पर ये रहा है। दूसरा अगर यहाँ पे बात करें तो जो कंपनी के अंदर जो नए टाइप के जो परचेजर आए हैं, नए टाइप के जो बायर आए हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि 30% प्लस इनके न्यू बायर्स रहे हैं इस बार। तो नए बायर आए हैं कंपनी के अंदर कोई भी परचेस करने के लिए। तो बेसिकली उनका जो टिकट साइज है जो पुराने जो बायर है जो रिपीटेशन पर वापस आए हैं, यानी कि जो नए बायर जब रिपीट होकर वापस आते हैं और जो पहले से ही कंटिन्यू बेसिस पे जो इनके प्रीवियस कस्टमर है वही अगर रिपीट पे आते हैं तो जो पुराने बायर्स हैं उनका एवरेज टिकट साइज ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो नए बायर है उनके कंपेयर में। वहीं अगर हम इनके इन्वेंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंपनी ने कहा था कि कंपनी ने के मैनेजमेंट ने कहा कि इन्वेंट्री के अंदर इनका हाल ऐसा हुआ कि गोल्ड के प्राइस बढ़ने से जो करंट इन्वेंट्री थी, मान लीजिए 100 करोड़ की इन्वेंट्री है तो वो बड़े बड़े क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गोल्ड तो 100 करोड़ की इन्वेंट्री 150 से 160 करोड़ के बीच में बढ़ गई। तो इस वजह से इन्होंने भी क्या किया कि वहाँ पे जहाँ पे इनके स्टोर्स हैं उसमें से इन्वेंट्री को थोड़ा थोड़ा कम किया। मतलब जितना अगर 50% की इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है यानी कि वैल्यू टर्म्स में अगर इंक्रीज हुई है तो इन्होंने 50% वॉल्यूम कम नहीं किया बट कुछ सर्टेन परसेंटेज तक इन्होंने कम किया। तो इस तरीके से इन्होंने मैनेज किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन कंपनी से पूछा कि मेकिंग चार्जेस आप मतलब ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गोल्ड तो आपके मेकिंग चार्जेस में कोई प्राइस में इंक्रीमेंट आप लोगों ने किया। तो इस पर कंपनी ने कहा कि जो इंडस्ट्री है वो बेसिकली प्लेट से मिलकर बनी है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लेट से। और एक सिंगल प्लेयर कभी भी इस इंडस्ट्री के अंदर बड़े डिसीजन नहीं ले सकता। ये एक ही इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग टाइप के प्लेयर्स है तो सब मिलकर डिसीजंस लेते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सबकी जो मेकिंग चार्जेस है वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। तो यहाँ पर अगर हम प्राइस इंक्रीज की वजह से हम हमारे प्राइस अगर बढ़ाते हैं तो हो सकता है कि कस्टमर हमें छोड़ के किसी और के पास चला जाए। तो इन्होंने कहा कि हम लोगों ने प्राइजेस नहीं बढ़ाए हैं। फिर दूसरा इनसे पूछा गया कि मैनेजमेंट से पूछा गया जो इनका कैंड्रे वाला स्टोर है उसको ओपन करने में इतनी स्लो ग्रोथ क्यों आ रही है। तो कंपनी ने कहा कि हमने जैसे 80 कैंड्रे स्टोर ओपन करने की गाइडलाइन दी थी बट करंटली हमने 30 स्टोर को ही ओपन किया है। और जबकि कंपनी का ये भी कहना है कि जो कैंड्रे वाले स्टोर हैं उनको ओपन करना कंपेरेबल इजी है एज कम्पेयर टू कल्याण के जो स्टोर हैं उनको, क्योंकि इन्वेंट्री और दूसरा यहाँ पे शोरूम की साइज़ है वो स्मॉलर है, मतलब इन्वेंट्री भी कम लगेगी और स्मॉल जो स्टोर है उसकी साइज़ भी छोटी होगी एज कम्पेयर टू कल्याण। और दूसरा क्या है कि जो इनके अलग प्लेयर्स हैं, मतलब इनके जो पीयर कॉम्पिटिटर वाले प्लेयर हैं जो भी सेम सेगमेंट जिसमें केंद्रे ब्रांड इनका ऑपरेट कर रहा है, तो उन्होंने अपने इंटीरियर वगैरह अपने जो क्या बोलते हैं उनके एक्सपीरियंस वगैरह मतलब कस्टमर एक्सपीरियंस में काफ़ी चेंजेस किया है। तो इन्होंने अभी थोड़ा पोज लिया है
और ये भी चाह रहे हैं कि जैसे कि अपग्रेडेशन करा है तो ये लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि हम भी हमारे स्टोर्स के अंदर अपग्रेड करें कुछ लोकेशन पे और बेटर इन्वेंट्री के साथ में हम इस काम को करें। फिर मैनेजमेंट से किसी ने पूछा कि आपकी कंपनी का जो एम्प्लॉय जो अट्रेशन रेट है वो ज़्यादा क्यों है। अट्रेशन रेट का मतलब हो गया एम्प्लॉय अट्रेशन का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कितने परसेंटेज में आपके जो एम्प्लॉय है आपकी जॉब को छोड़ के हुए जाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब FY23 की बात करें तो लगभग ये 20 से 23% के बीच में था। और इसमें और जिसके अंदर अगर हम बात करें तो अभी ये लगभग 52% के समथिंग है। और जिसके अंदर से क्या है कि 85 to 86% जो फीमेल अट्रेशन रेट ज़्यादा था FY24 में। तो इसके लिए कल्याण के मैनेजमेंट ने बताया है कि जो माई कल्याण करके एक ऐप इनका है उसके अंदर मार्केटिंग फ्रेंचाइजी का वो पार्ट है माई कल्याण। उसके अंदर क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ उनको डोर टू डोर जाकर सेल्स करनी पड़ती है या फिर डोर टू डोर जाकर प्रोडक्ट के लिए पिच करना पड़ता है माई कल्याण के लिए। तो उस कंडीशन में जो वहाँ पे जो फील्ड जॉब होने की वजह से महिलाओं का या फिर यूँ कहूँ कि फील्ड जॉब की वजह से जो अट्रैक्शन रेट है वो ज़्यादा है, जिस वजह से इनका जो छोड़ के जाने का जो रेशो है वो ज़्यादा है, इसलिए एम्प्लॉय अट्रैक्शन रेट ज़्यादा है। जो कि इन्होंने कहा कि वो स्पेशली मार्केटिंग फ्रेंचाइजी है जो माई कल्याण वाले सेगमेंट उसी में ही एप्लीकेबल है। बाकी जगह इनके जो एम्प्लॉयज़ है वो स्टेबल है, वो इनके साथ लॉन्ग टर्म के हिसाब से काम करते हैं। और फिर एक मैनेजमेंट से पूछा है कि मैंने कंपनी रीजनल ब्रांड को क्यों ओपन करना चाहती है। तो कल्याण है वो लगभग 30 से 35% जो हाइपर लोकल ब्रांड है और जो लोकल इन्वेंट्री के साथ में ऑपरेट करता है। तो इनका मतलब टारगेट है कि उस कस्टमर सेगमेंट को भी पकड़े जहाँ पर वो जो कस्टमर है वो 100% मतलब जो 100% लोकल नहीं बट वहाँ लोकल के अंदर कुछ एस्पिरेशंस रखता हो और 100% लोकल और 100% ऑथेंटिक ब्रांड ये बनना चाह रहे हैं। और आर से ही यहाँ पर इस वाले सेगमेंट के अंदर इनिशियली 16 से 18% के आसपास यहाँ रहने वाली हैं। और दूसरा यहाँ पर एक क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि भी जो मतलब इनके पास में जो क्वारी आ रही है इनके फ्रेंचाइजी पार्टनर्स की तरफ से, तो वो कल्याण इंडिया या फिर कल्याण ब्रांड की जगह जो लोकल ब्रांड है उसको लेकर क्यों आ रही है। तो इस पे कंपनी ने कहा कि जो इनके फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हैं उनकी एक पूरी जर्नी रही है कल्याण ब्रांड के साथ में और उनको ट्रस्ट है कि कल्याण ब्रांड अपने साथ साथ मतलब उनका भी बहुत अच्छा बिजनेस हम ग्रो कर सकते हैं, मतलब उनको भी इसमें बेनिफिट मिल सकता है कल्याण की ग्रोथ जर्नी की वजह से। तो वो लोग सोचते हैं कि अगर हम नया ब्रांड भी लॉन्च करेंगे तो वहाँ पर भी हमें अच्छी खासी पोटेंशियल मिल सकता है, अच्छी खासी रिटर्न हमको मिल सकते हैं जो कि हमें कल्याण वाले स्टोर से मिले हैं। तो इस वजह से उनकी क्वेरी ज़्यादा आ रही है एज़ कम्पेयर टू कल्याण जो रीजनल ब्रांड है उसके लिए ज़्यादा उनकी क्वेरीज आ रही है एज़ कम्पेयर टू जो भी इनके कल्याण वाला जो सेगमेंट है उसके कंपेयर में। और दूसरा कंपनी से मैनेजमेंट ने में पूछा गया कि जो इनका पायलट वन प्लान था रीजनल ब्रांड, तो रीजनल ब्रांड का रीज़न मैंने बता दिया कि कंपनी टारगेट करना चाहती है उन कस्टमर को जो कि कम्प्लीटली लोकल नहीं खरीदना चाहते हैं बट लोकल एरिया के अंदर कुछ उनके एस्पिरेशनल उनके कुछ है ग्रोथ, एस्पिरेशनल ग्रोथ उनको मिल सके और ये 100% ऑथेंटिक ब्रांड वहाँ बनना चाहते हैं। और मतलब इन शॉर्ट बोलूँ तो जो रीजनल प्लेयर है उनका बिजनेस ये छीनना चाह रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर पॉइंट ये है कि इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग इनका प्लान 2 है जो कि पायलट प्लान दूसरा है। उसके अंदर इन्होंने कहा कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन इसलिए करना चाहते हैं ताकि इनके मार्जिन है वो काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हो सके। तो ये था कल्याण की कॉन कॉल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।